नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भाग 1 राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, और भाग 2 पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे और इससे आपका सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कवर हो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है। UPSSC PET के लिए बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। तो चैनल पर जो लोग नए हैं भाई, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 भाग में से पहला भाग स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, सभी भाग नहीं पढ़ेंगे, सभी जैसे मैंने UPSI के बेस में आपको पढ़ाया था, सभी मैंने भाग पढ़ाए थे, सभी अनुच्छेद पढ़ाए थे। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे UPSSC PET के लिए, ठीक है। जितना आवश्यक रहेगा उतना ही पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? भाग 1 संघ और उनके। भाग 1 में क्या है? संघ और उनके क्षेत्र। संघ और उनके क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक अनुच्छेद है। तो भैया पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें इंडिया और भारत का नाम लिखा गया, हिंदुस्तान नाम नहीं आया है, ठीक है। जब संविधान बना था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो नए लोग थे वो इंडिया इंडिया कर रहे थे, जो पुराने लोग थे वो भारत भारत के रहते। इसीलिए क्या हुआ था कि इंडिया अर्थात भारत नाम रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान नाम का शब्द यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ होगा मतलब क्या हुआ कि राज्यों का एक मिला के संघ है। मतलब कोई भी राज्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। जैसे अमेरिका वगैरह में होता है दोहरी नागरिकता है, ठीक है। यहाँ पर तो एक राज्य की भी नागरिकता, एक केंद्र की भी नागरिकता। तो ऐसा नहीं है, राज्य कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता, राज्यों को मिला के एक संघ का निर्माण करता है। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों का क्षेत्र, जो राज्यों का क्षेत्र निर्धारित करने का काम है वो भी अनुच्छेद 1 में आता है। संघ क्षेत्र ये भी 1 में ही आएगा। और ऐसे राज्य जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत किए गए हों, ठीक है, तो राज्य और संघ क्षेत्र का विस्तार भी इसके अंडर आता है, ठीक है। देखिए, जो मैंने अभी जो UPSSC PET में जो पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने UPSI के बैच पढ़ाया था, वो भी डिटेल में, उसमें तो काफ़ी डिटेल में चला था, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको वहाँ पर, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास ही शक्ति दी गई है, ठीक है ना। संसद के पास शक्ति है। देखो इसको समझो, जैसे ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, एक ऐसे सिंपल नक्शा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि एक पाकिस्तान को जीत लेते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान को जीतेंगे, ठीक है, तो भारत में मिला लेंगे। तो जितना पाकिस्तान के जो राज्य होंगे वो भारत के हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को जीत लेते हैं, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश या नई शक्ति। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि पाकिस्तान को जीत लिया तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र होगा वो अपने आप पूरे उसमें आ जाएगा, और जो राज्य होंगे पाकिस्तान के राज्य हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो कि ये पाकिस्तान तो हालांकि यहाँ पर है, ठीक है। जैसे मान लो कि पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र अगर राज्य जीतते हैं, राज्य कोई राज्य, तो उसको मिलाएंगे और उसका राज्य का जो है भारत में राज्य मिला लिया जाएगा, उसका नाम अलग से कुछ भी रख दिया जाएगा। तो ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है संसद के पास। और इसमें कोई भी ये नहीं है कि मतलब कोई बिल पास वगैरह हो, ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई राज्य आप जीतेंगे तो इसमें कौन सा अड़ंगा लगाने वाला है लोकसभा राज्यसभा वाले? कुछ नहीं होगा, सिंपल बहुमत से, साधारण बहुमत से ये काम हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद जो है वो राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, राज्य क्षेत्र की सीमा बढ़ा व घटा सकेगी। तो संसद जो है राज्यों के नाम जो परिवर्तित होते हैं तो उसमें कोई भी ऐसे, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल पास हो जो लोकसभा में पास हो फिर वहाँ मतलब पास नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता, सिंपल तरीके से हो जाता है ये। देखो यहाँ पर बताने की कोशिश, एक केस है यहाँ पर एक बेरूवाली गाँव था पश्चिम बंगाल के, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो इसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था, अब तो बंगाल हो गया है, बांग्लादेश हो गया है। तो वहाँ बेरीवाली जो एक रेड क्लिफ ने एक सीमा नाप दी ऐसे करके। तो कुछ गांव ऐसे थे, मतलब गांव क्या, कुछ घर ऐसे थे जो बेरूवाली में चले गए, उसके किचन भारत में आ गया। बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो इसमें चले आए थे, भारत में चले आए थे, और बहुत सारे हिंदू इसमें चले गए थे। तो इन्होंने कहा था कि हमको बांट दो। तो कहा ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उससे प्रधानमंत्री थे, 1958 की बात है, तो बांट दिया उसको। लेकिन वहाँ पर कई सारी आवाज़ें उठी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह लिखा था कि संसद जो है राज्यों के नाम परिवर्तित कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है,
राज्य के क्षेत्र सीमा की राज्य के जो क्षेत्र की सीमा है बढ़ा घटा सकेगी। तो क्या हुआ था, इसमें काफ़ी विवाद हो गया था। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं कि इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से 143 अनुच्छेद के तहत। उन्होंने कहा था कि आप संविधान 368 में, ठीक है, 368 में आप जो है संशोधन कर दो, और उसके तहत ये जो है, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला था और ये करना जरूरी भी था कि भाई बहुत सारे लोग क्या थे कि इसमें आ गए थे जो नहीं आना चाहते थे, और कुछ लोग इसमें आ गए थे जो नहीं जाना चाहते थे। भाई बंटवारा हो चुका था, पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। अब कुछ लोग हिंदू विचार हैं जो बंटवारा हो गया, तो उसमें किचन जो है वो आप मतलब बेडरूम जो है आधा पूर्वी पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में। तो ये काफ़ी समस्या का विषय था, लेकिन अनुच्छेद में ये नहीं कहा गया था कि आप किसी देश की सीमा में अपने राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं, ये भारत के अंदर की बात थी, ठीक है ना। तो खैर ये हो गया था। तो अब यहाँ पर स्पेशली इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझ लो। देखिए इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि हिंदुस्तान है, जैसे कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राज्य सीमा घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, किसी और क्षेत्र के साथ लगा सकता है। तो ये सारी शक्तियाँ संसद के पास हैं, लेकिन किसी अन्य देश के साथ अगर सीमा बढ़ाना चाहता है या सीमा उसका लेना चाहता है या अपना भारत का हिस्सा कुछ देना चाहता है तो नहीं दे सकता, ठीक है। ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर। नाम परिवर्तित कर सकती है कोई, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश का पहले मध्य प्रांत था तो उसके हिसाब से मध्य जो है मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, ऐसा चीज़। अब जैसे यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 4, यहाँ पर कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे लिखा है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब ये है संशोधन यहाँ पर हिसाब से मतलब ये है कि इनके अनुच्छेद 2 और 3 इसमें जो है संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जो राज्य जो बांटने वाली बात थी वो अलग चीज़ थी कि इसी में मतलब इस बात के लिए संशोधन किया गया था, लेकिन इसमें क्या था कि जो कानून बना दिए गए, ठीक है, जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी काम होने वाले हैं उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे समझ नहीं रहे आप मेरी बात, देखो जैसे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सीमा घटाना है, बढ़ाना है या उसका नाम परिवर्तित करना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये या फिर बिहार है या फिर झारखंड है, इसकी सीमा अगर आपस में मिलाना है या फिर ठीक है छत्तीसगढ़ है, तो इसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन हाँ वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो इसको आप इतना समझो मत, ठीक है, इतना आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या कि जो राज्य का पुनर्गठन आयोग होता है इसको देख लेते, क्योंकि इसको जो है यहीं पे देखना होता है, इसलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। देखिए उस समय क्या था कि 551-552 के आसपास रियासतें हुआ करती थी भारत में जब संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सबसे कहा गया था कि भाई आप भारत में विलय कर लो, लेकिन कुछ तीन जो रियासतें थीं वो विलय नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये काम किसको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये काम दिया गया था, ठीक। तो ये पहली रियासत है जूनागढ़। तो जूनागढ़ क्या हुआ था, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। वहाँ पर जो लोग थे वो कहते हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो सिंपल मेजोरिटी के साथ क्या हुआ कि एक जनमत संग्रह हुआ, भारत में विलय कर दिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत थी, ये भी मिल नहीं रही थी, लेकिन इस पर क्या हुआ था कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस पर कब्जा जमाना चाहता था कि पाकिस्तान इस पर कब्जा कर देगा। तो इसके डर के मारे क्या हुआ कि वह पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, भारत से मदद मांगी और शर्त के हिसाब से ये हुआ कि आप भारत में विलय करेंगे। तो शर्तों के हिसाब से ही इनको अलग राज्य का दर्जा मिला गया था, ठीक है। हैदराबाद रियासत ये बहुत जिद्दी रियासत थी, ये नहीं मिल रही थी, तो इसमें पुलिस कार्रवाई द्वारा इनका विलय कराया गया था, ठीक है। ये बात हुई, ठीक। अब देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात करने की बात हो रही थी, मतलब क्योंकि हर जगह सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में क्या हुआ कि राज्य उसमें क्या हुआ था कि मतलब अलग अलग भाषा बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि हमको अलग राज्य का दर्जा दो, हमें अलग में जो हमें मतलब हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है, हमको अलग करो, इनको अलग करो, ये बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो उस समय की सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की, वो लोग इसके लिए जो है राजी नहीं थे कि वो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटे, मतलब एक तरीके से कहें देश का विभाजन फिर से होने की, क्योंकि एक बार डरे बैठे हुए थे, तो एक बार फिर से इनकी हिम्मत नहीं थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए। हालांकि भारत के अंदर की ही बात हो रही थी, लेकिन तब भी एक डर था इनके अंदर। तो भैया क्या किया कि इसके लिए क्या हुआ, प्रांतीय भाषा का आयोग का गठन किया गया। आप ये समझ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए पहली बार प्रांतीय भाषा आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में। एसके धर अध्यक्ष थे इसके, तो इसको एसके धर आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी बाद में, इन्होंने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, ये गलत तरीका है। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए आंदोलन बराबर हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब कि अपने मन के मुताबिक जो है आयोग का गठन कर रहे थे, ऐसा नहीं है, मजबूरी में गठन कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठी थी दक्षिण भारत से कि हमको अलग करो, इसलिए ये एक मतलब एक
राय लेने के लिए ये आयोग का गठन किया जा रहा था। ठीक है, फिर नहीं माने तो फिर JVP आयोग का गठन किया गया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 1948 में लास्ट में ये मतलब जो है एक आयोग का गठन किया गया और रिपोर्ट अपनी सौंपी 1948 में अप्रैल में। ठीक है, शुरुआत में ही देखिए क्या हुआ कि इनकी ये क्या हुआ यार 1949 में 1949 यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, अप्रैल 1949 में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ कि देखिए एक कार्यकर्ता था कांग्रेस के, ये काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पे थे। ठीक है, आमरण अनशन पे थे। पोट्टी क्या लिखा है श्रीरामुलु जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि भैया आंध्र प्रदेश का गठन करना था। तो क्या हुआ कि जल्दबाजी में 1953 में क्या हुआ कि और कोई ना मरे और कोई विवाद ना हो, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1953 में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अब जब आंध्र प्रदेश का जब गठन किया गया तब और आवाज़ें उठने लगी, कहा कि आप आंध्र प्रदेश के आप वहाँ मतलब कोई ख़त्म हो गया, कोई मर गया तो जो है आप उसका गठन कर देते हैं, और हम लोग भी मरे क्या तभी गठन होगा। तो इसके लिए क्या किया कि 1953 में एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन किया गया और अपनी रिपोर्ट इन्होंने 1955 में सौंपी, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात स्वीकार कर ली गई। देखिए आवाज़ें बहुत उठ रही थी उस समय और राज्य के पुनर्गठन आयोग की बात हो रही थी और चाहते भी थे कि राज्य का भाषा हो जाए, लेकिन एक फेवर चाहते थे, सरकार फेवर चाहती थी कि कोई कमेटी ऐसी है जो कह दे कि हाँ सही है तो बस कर दे बस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सरदर्द हो चुका था। ठीक है, तो इन्होंने, और ये जो आए थे फजल अली आयोग, तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं होगा मेरे हिसाब से, कहा होगा ठीक है इसको करो, हटाओ, निपटाओ इसको, यही बात हुई होगी। ठीक है, कि इसमें हाँ कर देते हैं और बन जाएगा, सबकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, परेशानी जो है सबकी हट जाएगी। फिर इस हिसाब से क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें 6 राज्यों में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई राज्य पहले होता था, बम्बई राज्य से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मैसूर, तो ये राज्य बन के आए थे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा है अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 15वां राज्य कौन बना, 14 राज्य मैंने बताया। अब ये जो राज्य लिखे हुए हैं इसका आप इसके साथ ले लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और आपसे सन पूछता है 15वां राज्य। ठीक है, ये सब पूछेगा आपसे। देखिए बम्बई से अलग होकर क्या बना फिर महाराष्ट्र और गुजरात। गुजराती बोलते थे, महाराष्ट्र मराठी बोलते थे, तो इनको भी अलग करना था। तो बम्बई से महाराष्ट्र अलग, बम्बई जो राज्य बहुत बड़ा प्रांत था उससे महाराष्ट्र और गुजरात अलग किए गए। तो ये बाद में बने 15वां राज्य, 15वां, क्योंकि महाराष्ट्र 14वां हो गया था और गुजरात बन गया 15वां राज्य। ठीक है, 1960 में बना था ये। दादर नागर हवेली और पुदुचेरी, ये यहाँ तक ये जो दिया हुआ ये केंद्र शासित प्रदेश थे, 1961, 1962। ठीक है, फिर नागालैंड 16वां राज्य बना था, नागालैंड 16वां राज्य बना, कब बना 1963 में, यहाँ पर सन लिखे हुए हैं। फिर हरियाणा बना 17वां राज्य। हरियाणा कौन सा राज्य बना, कौन से नंबर का राज्य बना, तो आपको लगा देना है 17वां राज्य। ये बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, कब बना 1967 में। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना 1971 में। ये सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो इसको समझो, सन इंपॉर्टेंट है, सन से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 19वां, 20वां और 21वां राज्य बना, कब बने 1972 में बने। और सिक्किम बना 22वां राज्य जो 1975 में बना। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है, 23वां, 24वां, 25वां बने 1987 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, ये 26वां, 27वां और 28वां राज्य बना सन 2000 में। तेलंगाना 29वां राज्य बना जो 2 जून 2014 को बना। ठीक, और 29वां राज्य देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब क्या हो, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर क्या हुआ कि 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, 35 से खत्म हो गया। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन के आए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि 28 राज्य हो गए, क्योंकि 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो 28 राज्य बचे और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक तो बना लद्दाख, एक बना जम्मू कश्मीर। तो अब हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश।
फिर 26 जनवरी 1950 को दादर नागर एवं और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया था। तो अब 28 राज्य, अब एक घटा दो तो यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ठीक है, अब देखते हैं राज्यों के नाम परिवर्तन हुए हैं, वो भी देख लो कब कब हुए, ये भी क्वेश्चन बनेगा। देखो पुराना नाम, नया नाम और सन। ठीक है, देखो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना, कब बना? 1950 में। हैदराबाद को आंध्र प्रदेश नाम दिया गया, ये कब बना? 1956 में। श्रावण कोचीन यानी केरल, इसका नाम बदला गया, कब बदला गया? 1900। ये सन याद है, याद करना सन। ठीक है, ये सन आपको याद करने हैं, अच्छे सन है और ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। मध्य भारत का मध्य प्रदेश नाम किया गया 1959 में। मद्रास को तमिलनाडु नाम दिया गया 1969 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप, इन तीनों को मिला के एक लक्षद्वीप नाम दिया गया जो 1973 में ये नाम आया। ठीक है, मैसूर कर्नाटक दिया गया 1973 में और पौंडुचेरी को पुदुचेरी ये नाम दिया गया 2006 में। उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम दिया गया, ये आया 2007 में और उड़ीसा को उड़ीसा दिया गया 2011 में। ठीक है, तो इतने नाम आपके बदले हैं और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो ये आपका हो गया राज्य पुनर्गठन आयोग। अब आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 देख लेते हैं, नागरिकता। देखिए नागरिकता बहुत ही पेचीदा वाला मामला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो भाग जो है ना सबसे कठिन है, भाग 2 को सबसे कठिन माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो देखो जो अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ 26 नवंबर 1949 की बात है। उससे वहाँ तक के जो प्रावधान किए गए थे वो क्या किए गए थे, उसके बाद क्या प्रावधान किए गए थे वो आगे बताऊँगा। ठीक है, इसी वीडियो में, हालांकि आगे नहीं, इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो अब आर्टिकल अनुच्छेद 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होगा यदि जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो वो भारत का नागरिक होगा। संविधान लागू होने से पूर्व भारत में 5 वर्षों से रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 6 में। देखो तो ये प्रावधान कब से हैं? ये प्रावधान आपके हैं कब से? ये प्रावधान है 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 26 नवंबर 1949 से लागू थी व्यवस्था और 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में रह रहे थे, ठीक है, उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी ये बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 में 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में रह रहे हैं उनको, उसके बाद 27 जनवरी 1950 के बाद क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए थे। जब बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान चले गए थे, बाद में वो आ गए थे। तो देखो इसमें देखो एक शर्त क्या थी, सब समझो कि देखो उनके माता पिता या जो अब माता पिता हों, ठीक है, उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ठीक है, तब उनको नागरिकता मिल सकती है। और इसके अंतर्गत भी 2 शर्तें थी। पहली शर्त कौन थी? पहली शर्त थी कि 19 जुलाई 1948 से भारत में आ गए हों तब उनको नागरिकता मिल जाएगी। या फिर यदि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में या उस दिन अगर भारत में आते हैं तो क्या होगा कि उनको 6 महीने वहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद वो करा लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब ये बात 19 जुलाई की कहानी क्या है? तो 19 जुलाई क्या हुआ था कि 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रावधान किया गया था। अब देखो अनुच्छेद 7 क्या कहता है। देखिए 26 जनवरी 1950 तक की कहानी है ये। ठीक है, नागरिकता का संविधान जो ये कुछ आर्टिकल जो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, उसमें से ये भी था। ठीक है, ये आर्टिकल लागू थे, ये आर्टिकल तब के ही हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन, यानी प्रव्रजन नहीं लिखा यहाँ पर, प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौटा है से संबंधित क्या अधिकार है उनके, समझो। देखिए तो 1 मार्च से ये कहा गया है कि 1 मार्च 1947 से 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और फिर वापस लौट आए, तो उनको कैसे मिलेगी नागरिकता? भाई देखो बंटवारा हुआ, ठीक, चले गए वहाँ पर, और 1 मार्च 1947 के बाद फिर भारत लौट आए तो दिमाग कुछ बदला, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो नागरिकता मिलेगी उनको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसमें क्या बताया गया है कि उनके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों, ठीक है, तो जिस देश में वो रह रहा है वहाँ पर इंडियन एम्बेसी होगी, भारतीय दूतावास, वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बताया गया। देखो ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है UPSI वाले बैच में। अब यहाँ पर भी फिर से नहीं करना चाहता क्योंकि सपोर्ट आप कर नहीं रहे हो, तो और इतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि भारत अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण करते हैं आप तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 और 11 ये संसद के लिए बताया गया है। ये कहा गया है कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन जिस प्रकार विधि संसद बनाए गए, ठीक है। और अनुच्छेद 11 क्या कहते हैं कि संसद को यह अधिकार है ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है। तो ये संसद को अधिकार दे दिया गया था कि नागरिकता के संबंध में संसद जो है कानून बना सकती है और समय समय पर कानून बनाए भी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 तक की बात हो गई। अब इसके बाद जो जन्म ले रहा है उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी, हम लोगों को नागरिकता उसके हिसाब से मिली है, ठीक है। तो देखो कुछ बातें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यहाँ पर देखो क्या है, कुछ अभी देखेंगे उसके बारे में। देखो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो 26 नवंबर 1947 को ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अपनाया गया है और अम्बेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है। भारत की नागरिकता भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है, ठीक है। और नागरिकता संबंधी नियम जो है अर्जन व समाप्ति से संबंधित हैं। और नागरिकता अधिनियम 1955, अब ये हम लोगों को जो नागरिकता मिली वो इसके तहत मिली है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उपबंधित किया गया और इस अधिनियम में 9 बार, अभी तक 9 बार संशोधन किया जा चुका है। 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 संशोधित किया जा सका है, ठीक है। अब इसके तहत क्या है कि इसके तहत कैसे मिलेगी हम लोगों को नागरिकता, आगे देखते हैं अगले पेज पर। देखो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता के ग्रहण करने का आधार देखो क्या है। जन्म से, अगर जन्म हुआ हो तब नागरिक हैं। वंश के आधार पर है, आपके माता पिता कोई भी वहाँ पर हो। देखिए ये डिटेल में है लेकिन यहाँ पे मैं बताने वाला नहीं क्योंकि बार बार वो फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर डिटेल में चाहते हैं तो आपको ये जो है मेरे द्वारा जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया गया था UPSI के लिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर खाली आप इतना देख लीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। पंजीकरण रूप से, प्राकृतिक रूप से या देशी का मतलब यहाँ पर ये है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण का मतलब ये होगा कि किसी देश का अपने में विलय हो जाए उसके हिसाब से, ठीक है। और किसी बाहरी भूभाग का विलय अगर भारत में विलय होता है तो उसके हिसाब से जो भी उनके जो नागरिक होंगे वो अपने भारत में आ जाएंगे, ठीक है ये। और नागरिकता समाप्ति के आधार कितना है, नागरिकता समाप्ति के आधार पर क्या है, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे भैया तब उसकी नागरिकता चली जाएगी, या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तब उसकी नागरिकता चली जाएगी भारत की। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए या अवैध तरीके से नागरिकता संविधान को अनादर सत्व देश के साथ संबंध 7 वर्षों तक बाहर रह रहा हो, मतलब 7 वर्षों तक अगर आप विदेश में रह रहे हो तो आपकी भारत की और आप भारत वापस नहीं आए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और सत्व के साथ आपके मतलब आप जो है मतलब देशद्रोही, आप ऐसा समझें देशद्रोही हो तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है, ये बताया गया है। चलिए तो ये आपका समाप्त होता है। छोटी सी क्लास रखी थी मैंने, जल्दी पढ़ाया मैंने आपको क्योंकि जल्दी के इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ाना है। तो जिसको डिटेल में देखना है वो UPSI के बैच में जाए, मेरे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो में, वहाँ से क्रमानुसार अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रैश कोर्स के तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो किसी चीज़ पर लेके आपको डाउट अगर है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको डिटेल में पढ़ना है बहुत ही अच्छे लेवल से, तो आप लोग क्या करें, आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। UPSI का जो बैच बना हुआ है मैंने बनाया था यूपी पॉलिटी के लिए, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल में। ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी आपका जो मैं देखिए ऐसा नहीं कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मन नहीं है, ऐसा नहीं है। UPSC PET के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और जितना मैंने बताया कि उतना ही पढ़ेंगे जितना आना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।